बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल फ़ाइनल गेम बाय मज़हर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ये हुकूमतों के खुफिया काम होते हैं माइकल। मुझे पूरा तो मालूम नहीं, अलबत्ता चीफ कह रहा था कि ब्लैक घोस्ट की किसी पहाड़ी के नीचे ही कोबरा मिसाइल फैक्ट्री है। अब पता नहीं पहाड़ी कौन सी है। यहाँ से सब पहाड़ियाँ एक जैसी खुश्क और बंजर हैं, कार्ल ने कहा। बहरहाल हमें क्या, वैसे जब तक ये एजेंट पकड़े ना गए हमारे कारोबार के लिए बड़ा मसला बन जाएगा, माइकल ने कहा। तुम ये चीफ वाला कार्ड संभाल कर रखना, ये तुम्हारे बेहद काम आएगा, कार्ल ने हंसते हुए कहा और माइकल ने सर हिला दिया। फिर तकरीबन 2 घंटे तक जीप मुख्तलिफ पहाड़ी रास्तों पर कभी ऊपर जाती और कभी नीचे उतरती। आखिरकार एक पहाड़ी के दामन में मौजूद एक छोटे से कस्बे में दाखिल हो गई। बस यहीं उतार दो हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे अगर पीने पिलाने का शौक़ हो तो आ जाओ, माइकल ने कहा। शुक्रिया बॉस, वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, इसलिए मुझे फ़ौरन वापस जाना है, कार्ल ने कहा। और माइकल अपने साथियों समेत नीचे उतर आया। जब जीप वापस चली गई तो वो लोग बस्ती के दरमियान बने हुए एक बड़े मकान की तरफ बढ़ने लगे। मकान का दरवाज़ा बंद था। माइकल ने दस्तक दी तो दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुल गया। ओह माइकल, तुम आ जाओ अंदर, दरवाज़ा खोलने वाले ने चौंक कर कहा और माइकल सर हिलाते हुए अंदर दाखिल हो गया। इसके साथी भी इसके साथ ही अंदर पहुंच गए। ये एक बड़ा कमरा था जिसमें ज़मीन पर चटाई बिछी हुई थी। फर्नीचर टाइप की कोई चीज़ मौजूद ना थी। चीफ एजेंट रेड कार्टर कहाँ है, माइकल ने वहीं चटाई पर बैठते हुए कहा। अभी इतला देता हूँ, इस आदमी ने कहा और तेज़ी से एक और दरवाज़ा खोलकर गायब हो गया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक उधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। आप बखैरियत पहुँच गए, शुक्र है, वरना मुझे अचानक कैंप में तलब किया गया था तो मैं बेहद परेशान हुआ था, इमरान साहब, आने वाले ने वहीं चटाई पर बैठते हुए मुस्कुरा कर कहा। तो जवाब में माइकल मुस्कुरा दिया, जो दरअसल इमरान था। नक्शा तो होगा यहाँ का तुम्हारे पास, इमरान ने पूछा और रेड कार्टर सर हिलाते हुए अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अरे तुम लोग यहाँ बैठे हो जैसे अभी यहाँ से दारुल फ़ानी की तरफ खोज करने का इरादा हो। भाई आराम से बैठो, अब चार्ल्स ने तो हमें क्लियर कर ही दिया है, अब किसका बात की फ़िक्र, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और दूसरे साथियों से कहा, और वो सब मुस्कुराकर ज़रा से फैल कर बैठ गए। मास्टर, जब इसने गोली मारने का हुक्म दिया था तो मैं तो हमला करने ही लगा था, जोआना ने मुस्कुराते हुए कहा। चार्ल्स पर हमला करना होता तो मैं भी कर सकता था, लेकिन ऐसा होता तो वहाँ हमारा निकलना मुश्किल हो जाता, इमरान ने कहा और जोआना ने इस बात में सर हिला दिया। चार्ल्स पर नहीं मास्टर, इस कार्ल पर जिसने मशीन गन तानी थी, जोआना ने हंसते हुए कहा। अगर तुम हमला कर देते तो हम यहाँ इत्मीनान से ना बैठे होते, भाग दौड़ शुरू हो जाती। जोसेफ, क्या बात है, तुम बूढ़े बकरे की तरह थूथनी लटकाए रहते हो, ना चमक ना भड़क, ना बोल ना चाल, इस तरह तो लदी आम माशी की झील में तुम्हारी लाश तैरने लग जाएगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बॉस, न जाने क्या बात है, मुझे तो यूँ लग रहा है जैसे मैं वाकई बेकार हो गया हूँ, बस भाग दौड़ ही हो रही है और हमें कोई एक्शन करने का मौका ही नहीं मिल रहा। बेफिक्र रहो, इसका भी मौका आएगा, जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। जो अल्फाज जवाना को कहने चाहिए थे वो तुम कह रहे हो। मार धाड़ और लाशें गिराने का काम तो जवाना का है, तुम्हारे अंदर लाशें गिराने का एहसास कैसे जाग उठा है? तुम तो बेहद शांत रहने वाले आदमी थे। आदमी नहीं, शांत हाथी, इमरान ने कहा। बॉस, मेरी ताकत ही मेरे लिए सब कुछ है, और तुम नहीं जानते विच डॉक्टर डूशो वाकई ग्रेट था। वो मुझे कहता था, प्रिंस जोसेफ, एक वक्त आएगा कि तुम देवता मानकों की मोहब्बत के उदास उल्लू बन जाओगे, फिर तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें दोबारा प्रिंस बना दूंगा। लेकिन इससे एक बार कतानी झील पर रहने वाले काले सांप की शान में गुस्ताखी हो गई और काले सांप ने इसे फूंक मार कर जला दिया, जोसेफ ने बड़े उदास से लहजे में कहा। तुम अब वाकई देवता मानकों के मोहब्बत के उदास उल्लू बन गए हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा, जबकि टाइगर और जोआना दोनों मुस्कुरा रहे थे। हाँ बॉस, अब मैं वाकई उदास उल्लू बन चुका हूँ। अब मैं प्रिंस जोसेफ द ग्रेट नहीं रहा, वो जोसेफ द ग्रेट जिसका नाम सुनकर खुनख्वार शेर अपनी दुमें दबा लेते थे। अब तो मैं झील आमाशी की झाड़ियों में रेंगने वाला वो कीड़ा हूँ जिसे सुर्ख
सुर्ख चील भी नहीं खाती। जोसेफ पर वाकई उदासी का शदीद दौरा पड़ा हुआ था। तो फिक्र ना करो, ग्रेट विच डॉक्टर डूशू की रूह परसों मुझसे मुलाकात के लिए आई थी। इसने कहा था कि देवता मानकों के मोहब्बत के उल्लुओं ने बतौर एहतजाज हड़ताल कर दी है, इसलिए जोसेफ को दोबारा ग्रेट बनना चाहिए। इसने मुझे नुस्खा दिया है। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। अच्छा फिर तो बॉस तुम ज़रूर वो नुस्खा मुझे बताओ, जोसेफ ने मुँह बनाते हुए कहा। बस एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। ये भी ग्रेट विच डॉक्टर की बताई हुई शर्त है। जोसेफ ने मुंह बनाते हुए कहा। बस एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। ये भी ग्रेट विच डॉक्टर की बताई हुई शर्त है। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। शर्त? कौन सी शर्त? जोसेफ ने चौंक कर पूछा। शर्त यह है कि रोज़ाना 1000 दंड निकालने पड़ेंगे बगैर किसी वक्फे के। इमरान ने कहा। मंजूर है। जोसेफ ने फ़ौरन ही हामी भर ली। 1000 दंड रोज़ाना? बॉस क्या ये शर्त ज़्यादा सख्त नहीं है? ग्रेट विच डॉक्टर डूशू की रूह की शर्त है। क्यों जोसेफ, क्या तुम ग्रेट विच डॉक्टर डूशू के हुक्म से इनकार कर सकते हो? इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। ओह नो बॉस, ग्रेट विच डॉक्टर डूशू के हुक्म से इनकार का मतलब खौफनाक और इबरतनाक मौत होता है बॉस, जोसेफ ने कदरे सहमे हुए लहजे में कहा। बस तो फिर याद रखो, ग्रेट विच डॉक्टर डूशू की रूह ने मुझे बताया है कि अब प्रिंस के दोबारा अजीम बनने का एक ही तरीका है कि इसे दंड प्रिंस बना दिया जाए। और चूँकि ग्रेट विच डॉक्टर डूशू को प्रिंस जोसेफ से बेहद मोहब्बत है, लिहाजा इसने हुक्म दिया है कि अब जोसेफ दंड प्रिंस कहलाएगा और बनेगा। चुनांचे इसकी रूह ने मुझे जो शर्त बताई इस पर तुम्हें अमल करना है। और यही नहीं, तुम पर जब भी उदासी गालिब आएगी तुम इसी वक्त दंड निकालना शुरू कर देना। ये अलग से 100 दंड हैं। ओ बॉस, थैंक गॉड, ग्रेट विच डॉक्टर डूशू ने मेरी मदद कर दी, मुझे दोबारा प्रिंस बना दिया। दंड प्रिंस ही सही, बहरहाल मैं दोबारा प्रिंस बन गया। थैंक गॉड, जोसेफ ने खुशी से उछलते हुए कहा। 1000 दंड हर हाल में एक भी कम हुआ तो सज़ा, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। यस बॉस, वो तो मैं पहले ही कबूल कर चुका हूँ। सोच लो, 2 गवाह भी मौजूद हैं। ये ना हो कि तुम बाद में निकाह से ही मुकर जाओ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। निकाह? कैसा निकाह? दंड का मानने के लिए निकाह में 3 बार हाँ करना, जैसे तुम भी 3 बार कबूल है मंजूर है कह चुके हो 2 गवाहों के सामने। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह यस बॉस, जोसेफ ने कहा और इसके चेहरे पर यकलख्त जलजले के से आसार छा गए। जोआना और टाइगर दोनों इसके इस अंदाज पर बेख्तियार कहकहा मारकर हंस पड़े। ठीक है, अब चूंकि तुम कबूल कर चुके हो इसलिए अभी से शुरू हो जाओ दंड निकालना, और इस वक्त तक ना रुकना जब तक 1000 दंड पूरे ना हो जाएं। गिनती तो आती है ना तुम्हें? यस बॉस, जोसेफ ने कहा। गुड, अगर भूल जाओ तो फिर तुम्हें नए सिरे से दंड निकालने पड़ेंगे। यस बॉस, लेकिन अगर मैं 1000 के करीब पहुंचकर गिनती भूल गया तो फिर 1000 दंड, और जितनी बार भूलोगे इतनी ही बार नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो जोसेफ का रंग बदल गया। वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ और एक तरफ हटकर इसने तेज़ी से दंड निकालने शुरू कर दिए। इसी लम्हे अंदरूनी दरवाज़ा खुला और रेड कार्टर अंदर दाखिल हुआ। वो इस वक्त दूसरे मेकअप में था। इसके साथ एक और आदमी था। वो दोनों हैरत से जोसेफ को दंड मारते देखकर ठिठक कर रुक गए। मुझसे बात करो, ये दंड प्रिंस बनने की कोशिश कर रहा है। दंड प्रिंस? हाँ, 1000 दंड निकालने वाला दंड प्रिंस, बल्कि दंड किंग होता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो दोनों हंस पड़े। ये कौन है? इमरान ने दूसरे आदमी की तरफ देखते हुए कहा। ये मेरा ख़ास साथी है, इसका नाम डिगलर है। इसका बेशुमार आदमियों का ग्रुप है जो आपकी पूरी तरह मदद करेगा। और चूँकि मुझे एक ज़रूरी काम के सिलसिले में फ़ौरन वापस दारुल हुकूमत पहुँचना है, इसलिए डिगलर यहाँ आपका हर तरह से ख्याल रखेगा, रेड कार्टर ने जल्दी जल्दी बोलते हुए कहा। डिगलर की जगह अगर हम इसे बर्गर कह लें तो इससे कोई एतराज़ तो नहीं होगा? आप मुझे जिस नाम से चाहें पुकार सकते हैं इमरान साहब। मुझे रेड कार्टर ने तफसील बता दी है। मैं आपको और आपके साथियों को यहाँ खुशामदीद कहता हूँ। आप कतई बेफिक्र रहें। आपके इशारे पर तो मैं हमारा पूरा ग्रुप आपके लिए गर्दनें कटवा सकता है, डिगलर ने इंतहाई पुरखुलूस लहजे में कहा। शुक्रिया डिगलर। ठीक है रेड कार्टर, तुम जाओ। वो नक्शा, इमरान ने कहा और रेड कार्टर ने चौंक कर जेब से एक तयशुदा नक्शा निकाला और इमरान की तरफ बढ़ा दिया, और इमरान ने सर हिला दिया। रेड कार्टर सलाम करके तेज़ी से मुड़ा और बैरूनी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया।
ब्लैक घोस्ट पहाड़ियों के बारे में तुम्हारे पास क्या मालूमात हैं? सारी पहाड़ियाँ मेरी देखी भाली हैं और शायद ही ऐसी कोई पहाड़ी हो जिसके बारे में मुझे मालूमात ना हो। डिगलर ने कहा तो इमरान की आंखें चमक उठीं। फिर तो तुम्हें रेड कार्टर ने इस फैक्ट्री के बारे में ज़रूर बताया होगा जिसके खिलाफ हम यहाँ काम करने आए हैं। जी हाँ, आप कोबरा मिसाइल फैक्ट्री और इसके साथ बनने वाले मिसाइल स्टेशन का कह रहे हैं ना? हाँ, क्या जानते हो इन पहाड़ियों के बारे में और फैक्ट्री और मिसाइल स्टेशन के बारे में? 2 साल के बल तक यहाँ पूरी पहाड़ियाँ खाली और गैर आबाद थीं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता फ़ौज और एजेंसियों ने कंट्रोल संभाल लिया और ब्लैक घोस्ट पहाड़ियों के चंद पहाड़ियों के गिर्द रेड सर्कल बना दिया गया जहाँ किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। इस रेड सर्कल में 8 से 10 पहाड़ियाँ आती हैं। अगर वाकई यहाँ मिसाइल फैक्ट्री है तो फिर वो इनमें से ही किसी पहाड़ी के नीचे हो सकती है। वेरी गुड, अगर इन पहाड़ियों के बारे में जानते हो तो मुझे इनकी तफसील बताओ, इमरान ने कहा तो डिगलर इसे पहाड़ियों के बारे में तफसील बताने लगा। इसमें चंद पहाड़ियाँ दुश्वार गुजार रास्तों से गुजर कर आती थीं और ये सारी पहाड़ियाँ इंतहाई चटियल और स्याह रंग की थीं। अब अगर मैं तुम्हें गौर करने के लिए कहूँ तो क्या तुम बता सकते हो कि 10 पहाड़ियों में ऐसी कौन सी पहाड़ी हो सकती है जिसके अंदर या इसके नीचे मिसाइल फैक्ट्री बनाई जा सकती है? मेरे ख्याल में इन पहाड़ियों के दरमियान में एक बड़ी पहाड़ी है। अगर वाकई यहाँ मिसाइल फैक्ट्री बनाई गई है तो यही एक पहाड़ी है जिसके नीचे या फिर इसके अंदर फैक्ट्री बनाने की गुंजाइश है। दूसरी पहाड़ियों के इर्द गिर्द तो खाइयाँ हैं और इनका फैलाव भी काफ़ी कम है। इस पहाड़ी का नाम क्या है? चूँकि ये पहाड़ी ब्लैक घोस्ट पहाड़ियों में सबसे बड़ी और ज़्यादा फैलाव वाली पहाड़ी है, इसलिए इसे ही बिग ब्लैक घोस्ट कहा जाता है। डिगलर ने जवाब दिया, बताओ इस पहाड़ी के बारे में जो भी जानते हो। जनाब, बिग ब्लैक घोस्ट पहाड़ी जो बहुत बड़ी है। फ़ौज ने आधी पहाड़ी बारूद के धमाकों से उड़ा दी और वहाँ खासी बड़ी जगह साफ़ कर ली। इसी साफ जगह पर इन्होंने एक अड्डा बना लिया। बाकी आधी पहाड़ी के ऊपर इन्होंने चेकिंग मरकज़ बना लिया। एक लिफ्ट अड्डे से ऊपर चोटी तक जाती है। ऊपर उन्हें ऐसी बड़ी बड़ी लाइटें भी फिट की हुई हैं जो रात को अड्डे और इसके इर्द गिर्द के इलाके पर इस कदर तेज़ रोशनी डालती हैं कि ज़मीन पर पड़ी हुई सुई भी नज़र आने लग जाए। चोटी पर इन्होंने बहुत बड़ा घूमने वाला चक्कर लगाया हुआ है, इधर कोई नहीं जा सकता। अड्डे के गिर्द इन्होंने बाकायदा पत्थरों से ऊंची 4 दीवारी बनाई हुई है। इसमें बड़ा सा गेट नस्ब है। मुझे यूँ ये सारी तफसील मालूम है कि मेरे ग्रुप के बेशुमार अफराद वहाँ मेहनत मजदूरी करते रहे हैं। डिगलर ने तफसील बताते हुए कहा, नक्शा समझते हो? इमरान ने नक्शे की तरफ इशारा करते हुए पूछा। जी हाँ, डिगलर ने कहा और इमरान ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया। अच्छा देखो और बताओ, हम यहाँ मौजूद हैं, ये मशरिक़ है, ये मगरिब, ये शुमाल और ये जुनूब। अब बताओ कि इस इलाके से ब्लैक घोस्ट पहाड़ी या इसका अड्डा किस तरफ है? इमरान ने इसे नक्शे की सिमतें दिखाते हुए कहा और डिगलर कुछ देर गौर से नक्शे को देखता रहा। फिर इसने एक और निशान पर उंगली रख दी। ये इलाके से शुमाल की तरफ है जनाब, और ये देखें, ये है ब्लैक घोस्ट पहाड़ी, डिगलर ने कहा और इमरान इस निशान पर झुक गया। काफ़ी देर तक वो इसे गौर से देखता रहा। फिर इसने सर उठाया। इस जगह से इसका फासला कितना है? इमरान ने पूछा। 10 किलोमीटर का फासला है जनाब, काफ़ी दूर है। ये रास्ता इस पहाड़ी के करीब से होकर कराच इलाका की तरफ जाता है, लेकिन रास्ते में आजकल फ़ौजियों ने बाकायदा पड़ताल शुरू कर रखी है। हर आदमी की पूरी तलाशी ली जाती है, सामान की पड़ताल करते हैं, पूछताछ करते हैं और फिर आगे जाने देते हैं। गुड शो, ठीक है, इमरान ने कहा और जोसेफ की तरफ देखने लगा जो मुसलसल डंड लगाने में मसरूफ़ था और इसका पूरा लिबास पसीने में भीग गया था। चेहरा भी पसीने में डूबा हुआ था। वो साथ साथ गिनती भी कर रहा था और अभी वो 700 तक पहुंचा था। मास्टर बस करें, जोसेफ की हालत देख रहे हैं आप? नहीं, शायद पूरी होना ज़रूरी है। अब ये तो विच डॉक्टर की मर्ज़ी थी। आखिर ये दोबारा प्रिंस बन रहा है तो कुछ खून तो गर्म होना ही चाहिए। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जोसेफ की हालत वाकई खासी ख़राब थी। वो हाँप रहा था और चेहरा भी मुसलसल मुशक्क़त से बिगड़ सा गया था, लेकिन वह मुसलसल डंड निकाले चला जा रहा था। इमरान फिर नक्शे पर झुक गया। इसे चेक करना पड़ेगा। इस अड्डे के नीचे कोबरा मिसाइल फैक्ट्री होगी, इमरान ने कहा। सर, पहले तो इस चौकी पर मौजूद निगरान चौकी को उड़ाना पड़ेगा, वरना तो हम अड्डे में दाखिल भी ना हो सकेंगे। इन्होंने सर्च लाइटें लगाई हैं तो लाजमन भारी मशीन गनें और रॉकेट गनें भी फिट की होंगी, टाइगर ने संजीदा लहजे में कहा और इमरान ने सर हिला दिया। सिर्फ चेक करने से बात नहीं बनेगी, हमें पूरी तैयारी से वहाँ जाना होगा। एक पार्टी निगरान चौकी को तबाह करेगी और दूसरी अड्डे में दाखिल होगी और फिर कोबरा मिसाइल फैक्ट्री के अंदर जो हिफाजती इंतजाम होंगे वो ख़त्म करने पड़ेंगे।
वरना तो अगर इस सिर्फ चौकी ख़त्म हुई तो पूरे करास की फ़ौज इस पहाड़ी के गिर्द घेरा डाल लेगी। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, मास्टर, वैसे हमें वहाँ जाकर जायज़ा तो लेना चाहिए। जवाना ने कहा, कितनी बार तो ले चुके हैं, लेकिन इन दरमियानी पहाड़ियों की तरफ वाकई हम अभी तक नहीं गए। अब इस तरफ जाना ही पड़ेगा। वैसे वो लोग बेहद चौकन्ना हैं, इसलिए अगर वो मशकूक हो गए तो फिर पूरी इलाके को तहो बाला करके रख देंगे। अभी कर्नल अलेक्जेंडर यहाँ मौजूद हैं, वरना शायद हम इतने इत्मीनान से यहाँ ना बैठे होते। इमरान ने कहा। इसी लम्हे जोसेफ के मुंह से भी 1000 का लफ्ज़ निकला और इसके साथ ही जोसेफ हाँफता हुआ बैठ गया। अरे, इतनी जल्दी कैसे 1000 हो गए? क्या शॉर्ट हैंड की तरह शॉर्ट गिनती तो नहीं याद कर ली तुमने? बब बब बॉस, पूरे 1000 गिने हैं, जोसेफ ने हाँफते हुए कहा। 1000 डंड निकालने से अगर तुम्हारी ये हालत हो गई है तो ये 2000 होते, और इनमें से एक भी कम होता तो मैं तुम्हें लाजमन सुर्ख विधों के सामने डाल देता, ताकि वो तुम्हारी बोटियां नोच कर तुम्हारी हड्डियां भी चबा डालते। इमरान ने गुस्सीले लहजे में और होंठ चबाते हुए कहा, सॉरी बॉस, आइंदा नहीं हाँपूंगा बॉस। जोसेफ ने लरसते हुए लहजे में कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम वाकई डंड प्रिंस बन गए हो, मुबारक हो। इमरान ने कहा और जोसेफ ने मुसरत भरे अंदाज में मुस्कुराना शुरू कर दिया। अब क्या करना है बॉस? टाइगर ने पूछा। मैं उलझन में हूँ टाइगर। एक तरफ ये शवाला का इलाका है जहाँ मिकार्नो मौजूद है, जो फैक्ट्री का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, और दूसरी तरफ ब्लैक घोस्ट पहाड़ियाँ। दोनों तरफ से मिलने वाले सबूत यही बता रहे हैं कि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं। इनमें से एक नकली फैक्ट्री हो सकती है जो जाहिर है गैर मुल्की एजेंटों को डॉज देने के लिए बनाई गई है, और दूसरी असल वाली फैक्ट्री। लेकिन मुझे अभी तक ऐसा कोई क्लू नहीं मिल रहा है जिससे पता चल सके कि नकली फैक्ट्री कहाँ है और असली कहाँ है। इमरान ने उलझे हुए लहजे में कहा, यह भी तो मुमकिन है बॉस कि यहाँ वाकई कोबरा मिसाइल फैक्ट्री के लिए 2 फैक्ट्रियाँ बनाई गई हों। एक तरफ मिसाइल के खांचे तैयार किए जा रहे हों और दूसरी लेबॉर्ट्री में इसका बाकी मटेरियल बनाया जा रहा हो, या फिर इनमें से एक फैक्ट्री हो और दूसरा मिसाइल स्टेशन। फैक्ट्री तो शवाला जैसे इलाके में ही मौजूद हो सकती है, लेकिन मिसाइल स्टेशन यकीनन इन पहाड़ियों में ही होगा, टाइगर ने कहा। इसका मतलब है कि हमें इन दोनों इलाकों में ही टारगेट करना पड़ेगा। अगर 2 फैक्ट्रियां हैं तो दोनों को तबाह करना होगा, और अगर इनमें से एक फैक्ट्री है और दूसरा मिसाइल स्टेशन है तो अभी हमें दोनों को टारगेट करना है। तो फिर क्या चाहते हैं आप? क्या हम 2 ग्रुप्स बना लें ताकि एक शवाला में काम कर सके और दूसरा ग्रुप ब्लैक घोस्ट पहाड़ियों में? नहीं, हमारे मुकाबले पर 2 बड़ी एजेंसियां काम कर रही हैं, एक टॉर्च एजेंसी और यहाँ मोरस की ब्लैक स्काई एजेंसी का नाम भी सामने आ रहा है। और ये ब्लैक स्काई एजेंसी भी छोटी मोटी या आम सी एजेंसी नहीं है, ये भी टॉर्च एजेंसी की तरह इंतहाई ताकतवर और फ़ाल एजेंसी है। हमें जो भी करना है मिलकर करना है, तभी हम इन दोनों टारगेट्स को हिट कर सकेंगे, वरना नहीं, इमरान ने कहा। तो फिर हमें वापस अपने साथियों के पास जाना चाहिए। इनसे सलाह मशवरे के बाद ही इस मसले का हल निकाला जा सकता है, टाइगर ने कहा।